बच्चों बच्चों बीए सेकेंड की थर्ड सेमेस्टर की इस क्लाइमेटोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम थर्ड चैप्टर देखेंगे जो है सौर विकिरण और ऊष्मा बजट, यानी इंसोलेशन एंड द हीट बजट ऑफ द अर्थ। इस चैप्टर के अंतर्गत हम देखेंगे कि किस प्रकार सूरज से धरती को गर्मी प्राप्त होती है और किस तरह उसका धरती पर वितरण होता है। ये चैप्टर बिल्कुल वैज्ञानिक आधार का चैप्टर है जिसमें बहुत सारी बातें नई आपको सीखने की मिलेंगी। आप सभी को इस तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का चैप्टर। बच्चों सबसे पहले चैप्टर पे जाने से पहले हम कुछ मूल बातों को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह ऊर्जा का प्रसारण होता है। जब हम बोलते हैं तो किस तरह हमारी आवाज़ दूसरे तक जाती है, या किस तरह जो सूर्य की किरणें हैं वो चलते हुए हमारी धरती तक आती हैं। तो देखिए जो समस्त ऊर्जाएं हैं वो वेव्स के रूप में फॉलो करती हैं। वेव्स आप जानते हैं क्या होता है। वेव इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी रादर देन द ट्रांसफर ऑफ मीडियम, यानी इसमें मीडियम जो है वो कहीं नहीं जाता बल्कि वहीं रहता है, बस ऊर्जा ही उसके अंदर से आगे पीछे जाती है। तो जब ये ऊर्जा आगे चलती है तो ये कहीं ऊपर होती है, जिसको ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको क्रेस्ट कहते हैं, और जहाँ ये नीचे होती है उसको ट्रफ कहा जाता है। तो वेव क्रस्ट और ट्रफ का कंसेक्यूटिव एक फॉर्म होता है। तो सबसे पहले जानने की बात है कि वेव लेंथ क्या होती है। तो बच्चों जब भी कभी दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच की दूरी हम नापते हैं तो इसको वेव लेंथ कहते हैं। दोबारा सुनिए, दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ, कंसेक्यूटिव का मतलब है दो लगातार जो ट्रफ है या दो लगातार जो क्रेस्ट है, इनके बीच की दूरी जो है वेवलेंथ कहलाती है। अब वेवलेंथ कई दो प्रकार की हो सकती है, अलग अलग तरह की हो सकती है। यदि आप इसे देखें, यदि दो क्रेस्ट और ट्रफ के बीच की जो दूरी है दूसरे क्रेस्ट और ट्रफ की तुलना में कम है, यानी वो पास पास है, तो उसे शॉर्ट वेवलेंथ कहते हैं। यदि ये दूर है तो इसे लॉन्ग वेवलेंथ ऑफ एनर्जी कहा जाता है। आप देखें आपके सामने ये दो क्रेस्ट हैं, इनके बीच की दूरी अधिक है इसलिए इसको लॉन्ग वेवलेंथ कहा है, और वहीं इन दो क्रेस्ट की बीच की दूरी जो है वो कम है इसलिए इसको शॉर्ट वेवलेंथ कहा है। तो बच्चों सूर्य से जो हमें ऊर्जा मिलती है वो भी इसी वेवलेंथ में मिलती है, वेव्स के फॉर्म में एनर्जी आती है। यदि हम देखें तो सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है वो हमें शॉर्ट वेवलेंथ के रूप में मिलती है। याद रखना है कि सूरज से जो ऊर्जा मिलती है वो शॉर्ट वेवलेंथ के रूप में हमें दिन भर प्राप्त होती है। बाद में रात को जब सूरज नहीं होता है तो धरती जो ऊष्मा दिन में प्राप्त की है उसने उसको छोड़ती है, जिसको पार्थिव विकिरण कहते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन लॉन्ग वेवलेंथ के रूप में धरती से निकलता है। अगली बात बच्चों यहां समझने की है कि धरती पर जो सूरज से ऊष्मा मिलती है, यदि उसे हम नाम देने की कोशिश करें तो उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं, क्योंकि इसकी दो फील्ड होती हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड, जिसके कारण इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहा जाता है। उसी प्रकार यदि हम इसको जब पढ़ते हैं फिजिक्स में तो जो भी एनर्जी आती है, आप देखिए हमारे सामने जो सफ़ेद रोशनी है ये वास्तव में अलग अलग वेवलेंथ की एनर्जी है। इसमें कुछ विजिबल रेंज की है, कुछ बियॉन्ड विजिबल रेंज की है। तो इसको अध्ययन करने के लिए, इसके गुणों को अलग अलग सेपरेट करके स्टडी करने के लिए हम इसको प्लॉट करते हैं। इसका एक जिस तरह आपने इंद्रधनुष देखा होगा उस तरह का एक इंद्रधनुष मिलता है, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग वो अरेंज होता है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं बच्चों। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न ये है कि सौर विकिरण होता क्या है, यानी सोलर रेडिएशन होता क्या है। हम जानते हैं कि धरती पर होने वाली सभी गतिविधियां सूर्य से प्राप्त ऊर्जा से ही होती हैं। समस्त जीवों को जो भोजन मिलता है, विभिन्न चीज़ों को जो गति मिलती है, उसमें सूर्य की ऊर्जा का एक अहम योगदान होता है। सूर्य धरती के सबसे पास का तारा है और बड़ी मात्रा में लघु तरंगों के रूप में ऊर्जा छोड़ता है। जैसा मैंने पीछे भी बताया है कि सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है वो लघु तरंगों के रूप में मिलती है, शॉर्ट वेवलेंथ के रूप में मिलती है, और यही ऊर्जा धरती पर होने वाली सभी घटनाओं
और विशेष तौर पर मौसम और जलवायु संबंधी घटनाओं को अंजाम देती है। हमने पढ़ा है कि जब किसी चीज को गर्म करते हैं तो वो हल्की होती है और ऊपर की तरफ उठ के प्रवाहित होती है। यदि हम इस संदर्भ में देखें तो सूर्य ताप से न केवल वायुदाब प्रभावित होता है, बल्कि सूर्य ताप के कारण समस्त जो जलवायु के तत्व हैं, जिसमें वर्षा, तापमान, वायुदाब, तूफान, आंधी, ये सभी जो तत्व हैं ये क्रमिक रूप से बदलते हैं। जिस प्रकार उच्च तापमान के कारण निम्न वायुदाब बनता है, निम्न वायुदाब के कारण हवाएं तेज चलती हैं, तेज हवाओं से वर्षा होती है, चक्रवात उठते हैं। इस तरह बहुत सारी मौसम संबंधी घटनाएं या जलवायु संबंधी तत्वों में परिवर्तन की घटनाएं होती हैं। आप यदि देखें तो सूर्य जो है हमें बड़ी छोटी मात्रा में ऊर्जा देता है। सूर्य जितनी भी ऊर्जा देता है उसका एक लघु अंश ही, आधा अरबवां हिस्सा ही धरती को प्राप्त होता है, लेकिन ये आधा अरबवां हिस्सा भी सूर्य के कारण धरती पर जीवन चलता है। ये जो ऊर्जा है ये सभी चीजों को गतिमान बनाए रखने में मदद करती है, और यही जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है इसको हम इंसोलेशन कहते हैं, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो कई बार मन में ऐसा प्रश्न उठता है कि इंसोलेशन क्या होता है। तो इंसोलेशन शॉर्ट वेवलेंथ में सूरज से जो ऊर्जा हमें मिल रही है उसको हम इंसोलेशन कहते हैं। हम जानते हैं कि सूरज की रोशनी धरती तक पहुंचने में 8 मिनट और 30 सेकंड का समय लेती है, और यही ऊर्जा जो है इंसोलेशन बनाती है। तो एक बार फिर बताऊं, इंसोलेशन होता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन, यानी सूर्य से धरती की तरफ आने वाली लघु तरंगों के रूप में जो ऊर्जा है उसको हम इंसोलेशन कहते हैं। अब देखिए बच्चों, जो इंसोलेशन होता है इसके कारण हीट जनरेट होती है, और हमारी धरती पर सूरज की यही हीट सबसे महत्वपूर्ण है, जो जीवनदायिनी है, सभी चीजों को चलाती है, जीवन को बनाए रखने में मदद करती है, सही तापमान बनाए रखने में मदद करती है। हम जानते हैं कि सूरज की जो सतह का तापमान है वो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। वहीं यदि हम सूरज की कोर की बात करें, जो उसका केंद्र बिंदु है, वहां पर 2 लाख डिग्री सेल्सियस तापमान है, और सूरज एक खास तरह का परमाणु रिएक्शन कर रहा है जिससे हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रही है और बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज हो रही है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है यही ऊर्जा का एक साधन है जहां सूरज पे ऊर्जा बन रही है, और ये ऊर्जा चारों तरफ सबको मिल रही है। अब यदि देखें तो सूरज धरती के पास नहीं है बल्कि बहुत ही दूर है। यदि औसत दूरी की बात करें तो 14.96 करोड़ किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी सूरज से धरती को 1.94 कैलोरी पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट के रूप में सौर स्थिरांक यानी सोलर कांस्टेंट प्राप्त होता है। यहां देखिए बहुत ही समझ की बात है कि सोलर कांस्टेंट क्या होता है। बच्चों, धरती पर जो ऊर्जा प्राप्त होती है सूरज से वो सबसे पहले ऊपर वायुमंडल की ऊपरी परत पे प्राप्त होती है। यदि हम देखें तो ये ऊर्जा 1.94 कैलोरी होती है। ये कैलोरी ऊर्जा जो है इसको सोलर कांस्टेंट कहते हैं, यानी 1.94 कैलोरी पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट, यानी एक स्क्वायर बनाए यदि 1 सेंटीमीटर का तो पर मिनट 1.94 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब हम जो आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, कई बार हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि कैलोरी क्या होता है। तो बच्चों, कैलोरी ऊर्जा नापने की इकाई होती है। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, यदि 1 ग्राम जल का 1 डिग्री तापमान बढ़ाना हो तो जितनी ऊर्जा हमें आवश्यक होती है उसको हम कैलोरी कहते हैं। दोबारा समझिए, 1 ग्राम जल का 1 डिग्री तापमान बढ़ाने में जो ऊर्जा आवश्यक होती है उसको हम कैलोरी कहते हैं। तो ये बड़ी रोचक बात है कि सूर्य से जो पृथ्वी को समस्त धरती पर ऊर्जा प्राप्त होती है वो इतनी ऊर्जा है कि जो मानव जाति वर्तमान में पूरे 1 वर्ष में उपभोग करती है। ठीक है, तो बड़ी मात्रा में ऊर्जा मिलती है। यही ऊर्जा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे पूरे सोलर सिस्टम में गवर्न करती है और अर्थ की सिस्टम्स को भी रन करती है। आगे देखिए, यहाँ कुछ डेफिनेशन है कि सोलर रेडिएशन क्या होता है, इंसोलेशन क्या होता है। एक दिन का सूर्य ताप वह कुल ऊष्मा है जो सूर्य से धरातल पर एक दिन में प्राप्त होती है। यानी the insolation for a day is the total amount of heat received from the earth from the sun during the day.
मांग हाउस ने कहा कि सूर्य से विकिरित ऊष्मा को सूर्य ताप कहा जाता है। तो इस तरह बहुत सारी परिभाषाएं हैं, आपकी किताब में बहुत सारी परिभाषाएं लिखी हैं, आपको देखनी चाहिए। तो इस तरह कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इंसोलेशन वो ऊर्जा है जो सूरज से लघु तरंगों के रूप में धरती को प्राप्त होती है। आगे चलें। अब यदि देखें तो क्या होता है कि सूरज से जो ऊर्जा मिलती है, बच्चों बड़ी मात्रा में ऊर्जा मिलती है, और मैंने आपको बताया आधा अरबवां हिस्सा जो है वो जो कुल ऊष्मा सूरज निकालता है उसका हमें प्राप्त होता है, यानी धरती को प्राप्त होता है। और इसका भी एक मेजर हिस्सा, लगभग 50% के हिस्सा जो है वायुमंडल में इम्प्योरिटीज, बादल या उसकी चमक के कारण वापस अंतरिक्ष में चला जाता है। तो बहुत कम ऊष्मा जो है धरती तक मिल पाती है, और ये कम ऊष्मा भी धरती के लिए पर्याप्त है, जिसके कारण समस्त जीव जंतु अपना जीवन यापन करते हैं। अब यदि हम बात करें कि कारक क्या क्या हैं सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले, यानी इंसोलेशन को प्रभावित करने वाले, तो सबसे पहला है सूर्य की किरणों का सापेक्षी तिरछापन, यानी इंक्लिनेशन ऑफ सोलर रेज। हम जानते हैं कि जिस जगह सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं वहां पर बहुत गर्मी होती है, और जहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, एक तो उनको ज़्यादा एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करना पड़ता है और वो धरती पर ज़्यादा दूर तक बिखरती हैं, जिसके कारण वो उतनी गर्म नहीं होती जितनी सीधी पड़ने वाली किरणें होती हैं। हम ये भी जानते हैं कि सूर्य की किरणें 6 महीने उत्तरायण में सीधी पड़ती हैं और 6 महीने दक्षिणायन में सीधे पड़ती हैं, यानी 6 महीने वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सीधी चमक रही हैं और 6 महीने साउदर्न हेमिस्फीयर में सीधी पड़ती हैं। वहीं जो सूरज है वो 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्वेटर पे सीधा चमकता है। इस समय सूर्य की किरणें विषुवत रेखा या जो हमारे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहां सीधी पड़ती हैं, जहां बहुत गर्मी होती है। जब सूर्य उत्तरायण में जाता है, यानी कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में कम ऊष्मा प्राप्त होती है। वहीं जब सूर्य दक्षिणायन में जाता है, यानी मकर रेखा पर सीधा चमकता है, तो उत्तरी गोलार्ध में सर्दियां आ जाती हैं, कम तापमान रहता है, कम ऊष्मा प्राप्त होती है। तो इस तरह सूर्य की किरणों का तिरछापन एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो किसी भी स्थान पर इंसोलेशन को प्रभावित करता है। आप देखें यहां दिखाया गया है कि सूरज किस तरह बीच में है और हमारी धरती किस तरह सूरज के चक्कर लगा रही है। 2 दिन यानी 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन इक्विनॉक्स होता है, जब सूरज की किरणें विषुवत रेखा पर सीधे चमकती है। इस समय दिन और रात बराबर होते हैं, तो विषुवत रेखीय क्षेत्रों में सीधी किरणें पड़ रही हैं, जिसके कारण वहां पे ज्यादा ऊष्मा प्राप्त हो रही है। वहीं 21 जून को जब सूरज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, तो इस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मियों का मौसम होता है और यहाँ पर गर्मियाँ ज्यादा ऊष्मा को प्राप्त करती हैं। वहीं 22 दिसंबर या 21 दिसंबर के आसपास दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, जब सूर्य ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे यानी मकर रेखा पे सीधी चमक रही होती है, तो ज्यादा गर्मी प्राप्त होती है। तो इस तरह सूर्य की किरणों के तिरछापन जो है मूल रूप से 2 चीजों से प्रभावित होता है। जब सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं तो वायुमंडल में उन्हें ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है, जिसके कारण जो वायुमंडलीय तत्व हैं वो उसको ज्यादा अवशोषित कर लेते हैं। वहीं जब सूर्य की किरणें तिरछी आती हैं तो बच्चों वो ज्यादा जगह पे फैलती हैं, जिसके कारण उसकी ऊष्मा वितरित हो जाती है। इस तरह जितनी सूर्य की किरणें तिरछी होंगी उतनी ही कम गर्मी पैदा करेंगे। दूसरा है दिन और रात की लंबाई। हम जानते हैं कि सूर्य की गर्मी हमें दिन में मिलती है, रात में वही गर्मी बाहर निकल जाती है। तो दिन और रात की लंबाई जो है सूर्य के जो ताप है यानी इंसोलेशन है उसको प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। जब सूर्य की गर्मी ज्यादा प्राप्त होती है तो हमें ज्यादा बड़ा दिन होगा तो ज्यादा प्राप्त होगी। इसी तरह जैसे हम देखते हैं कि गर्मियों में दिन बड़े होते हैं तो ज्यादा गर्मी मिलती है, वहीं सर्दियों में दिन छोटे होते हैं तो कम जो है ऊष्मा मिलती है। इसी तरह वायुमंडल की अवस्था, यदि आप देखें कि वायुमंडल में बहुत सारे इम्प्योरिटीज होती हैं, जैसे बादल, आर्द्रता, धूल के कण, ये बहुत सारी जो ऊष्मा है उसको अवशोषित कर लेती हैं या रिफ्लेक्ट कर देती हैं, जिसके कारण गर्मी नीचे तक नहीं पहुंच पाती, तो इंसोलेशन कम प्राप्त होता है। वहीं यदि हम देखें तो किसी
वर्ष के किस समय सूर्य से पृथ्वी की दूरी किस प्रकार की है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है इंसोलेशन का। एक समय होता है जिसको हम पेरीहेलियन कहते हैं, यानी 3 जनवरी को उप सौर होता है, जब धरती सूरज के सबसे पास में होती है, तो जब पास होगी तो ज़्यादा ऊष्मा मिलेगी। वहीं 4 जुलाई के आसपास अप सौर मिलता है, एपीहेलियन मिलता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिक होती है तो कम ऊष्मा प्राप्त होती है। इसी तरह धरातल की जो प्रकृति है कि किस तरह की मिट्टी है, उसका कलर किस तरह का है, यदि कोई ब्लैक कलर की सरफेस है तो ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी, वहीं यदि कोई लाइट कलर की है तो रिफ्लेक्ट करेगी, कम ऊष्मा प्राप्त होगी। इसी तरह ऊंचाई का भी एक सीधा प्रभाव पड़ता है। जो स्थान समुद्र से ज़्यादा ऊंचे होते हैं वहाँ कम ऊष्मा प्राप्त होती है और समुद्र तल के पास वाले स्थानों पर ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त होती है। आप जानते हैं कि 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। ऊपर जाने पर तापमान कम क्यों होता है, इसका एक बड़ा कारण यह है कि हमारी धरती पहले गर्म होती है, उससे वायुमंडल गर्म होता है और धीरे 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 ऊपर जाने पर जो हमारी ऊर्जा है वो वितरित हो जाती है, घनत्व कम होने के कारण वो स्प्रेड हो जाती है, जिसके कारण ऊपरी स्थानों पर इसका अलग प्रभाव पड़ता है। यहाँ आपके सामने एक बड़ा ही अच्छा डायग्राम दिखाया गया है। यदि समुद्र तल पे 30 डिग्री सेल्सियस तापमान है तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस या 1000 मीटर ऊपर जाने पे 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। इसी तरह 3000 मीटर ऊपर जाने पर 10.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रह जाता है। तो इस प्रकार स्लोप एंड एस्पेक्ट, सोलर जो स्पॉट्स होते हैं उनकी मात्रा, लैंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, धरातल की प्रकृति यानी नेचर ऑफ लैंड, कुछ ऐसे प्रमुख कारण हैं जिन पर इंसोलेशन की मात्रा निर्भर करती है। एक बड़ी ही रोचक बात है कि जिस तरह हम सूरज को देखते हैं तो बच्चों सूरज हमें एक ग्लासी सरफेस नजर आता है, चमकता हुआ चिकना सरफेस दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। उस पर बहुत सारे काले धब्बे हैं। ये काले धब्बे बच्चों सोलर स्पॉट्स कहलाते हैं। वास्तव में ये एक मैग्नेटिक स्टॉर्म्स होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स होती है जहां से कम ऊर्जा निकल रही होती है। तो जब सोलर कांस्टेंट ज्यादा हो जाते हैं, जब सोलर स्पॉट्स ज्यादा हो जाते हैं सन की सरफेस पर तो कम ऊष्मा मिलती है, और जब ये कम होते हैं तो अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। तो इस तरह बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके कारण धरती पर इंसोलेशन निर्धारित होता है। अब ये जो इंसोलेशन मिलता है बच्चों सभी जगह समान नहीं मिलता। यदि आप देखें तो विषुवत रेखा पर साल भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण वहाँ इंसोलेशन ज़्यादा मिलता है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं वैसे वैसे ध्रुवों पर कम इंसोलेशन प्राप्त होता है। यहाँ एक रोचक और बात भी है कि इक्वेटर पे बादल भी रहते हैं, जिसके कारण बहुत सारी ऊष्मा जो है टकरा के बाहर चली जाती है। तो जो मध्य अक्षांश है, मिड लेटीट्यूड्स हैं, जहाँ रेगिस्तान मिलते हैं, यहाँ पर आर्द्रता कम होती है, बादल कम बनते हैं, जिसके कारण मध्य अक्षांशों में बड़ी मात्रा में ऊष्मा मिलती है। तो बच्चों ये ऊष्मा जो है धरती पर किस तरह मिलती है ये हमने देखा। अब यदि हम इसका आगे देखें तो इसका बजट किस प्रकार का है। तो जैसे हम बजट की बात करते हैं, बजट होता है आय और व्यय का लेखा जोखा। तो उसी तरह हीट बजट जो है धरती पर इनकमिंग सोलर रेडिएशन और आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के बीच का संबंध दिखाती है। यानी हीट बजट शोज बैलेंस ऑफ हीट रिसीव्ड फ्रॉम शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन एंड लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ठीक है, तो ये तो होगी परिभाषा। अब देखिए धरती पर जो बहुत सारी ऊष्मा मिलती है बच्चों, उसका एक मोटा भाग धरती रिफ्लेक्ट कर देती है अंतरिक्ष में वापस, जिसको हम एल्बिडो कहते हैं। तो एल्बिडो क्या होता है? एल्बिडो ऊष्मा का वो भाग होता है जो धरती अपनी गुणों के कारण रिफ्लेक्ट कर देती है वापस अंतरिक्ष में बिना किसी इंटरेक्शन के। ठीक है, तो हमारी धरती का औसत एल्बिडो 35 है। 35 का क्या मतलब हुआ कि यदि हमें 100 ऊर्जा मिलती है तो 35 भाग जो है बिल्कुल बिना छुए ही हमारे धरती के साथ इंटरेक्ट करे बगैर ही वायुमंडल द्वारा वापस लौटा दिया जाता है। तो इस तरह रेस्ट जो एनर्जी आती है उसमें एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्शन, क्लाउड्स के साथ इंटरेक्शन करके एक सीमित मात्रा में, यानी लगभग 50% के
मात्रा जो है हमारी धरती तक पहुंच पाती है और यही ऊर्जा जो है समस्त गतिविधियों को आगे बढ़ाती है। अब देखिए मैं बताता हूं कि जो हीट बजट है वो हमेशा बैलेंस रहता है, यानी इनकमिंग सोलर रेडिएशन और आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के बीच में एक बैलेंस रहता है। जिस तरह हमारी आय और खर्चों के बीच में एक बैलेंस रहता है, कभी ऐसा नहीं होता कि ये बहुत ज़्यादा मिसमैच हो जाए। थोड़ा बहुत मिसमैच जरूर हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा मिसमैच नहीं होता है। इस तरह जितनी ऊर्जा सन से आती है उतनी ही चली जाती है। इस लेखा जोखा को हम हीट बजट कहते हैं। अब आपके सामने हीट बजट को दिखाने की कोशिश की है, किस तरह सन से एनर्जी आती है और वो चली जाती है। आप देखिए 100 यूनिट जो हमें मिलती है उसका 49 भाग जो है अंतरिक्ष में ही लुप्त हो जाता है, हमारा एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है या हमारी अर्थ रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। 51% ही एनर्जी रिसीव्ड होती है हमारी धरती पर, जिससे फोटोसिंथेसिस होता है और तमाम सारे की गतिविधियां होती हैं। तो ये डायग्राम भी आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इनकमिंग जो रेडिएशन है सन से जो 65 हमें मिलता है, 35 जो एल्बिडो के रूप में चला जाता है, वो दोनों दिखाए गए हैं और 51% जो है अर्थ यूटिलाइज करती है एनर्जी को। अब यह है बच्चों, यदि हम देखें तो अभी जैसा मैंने बताया कि जहां साल भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं वहां पर बड़ी मात्रा में ऊष्मा मिलती है, वहीं जिन स्थानों पर सूर्य की किरणें तिरछी मिलती हैं वहां पर बड़ी कम गर्मी होती है, तापमान कम रहता है। तो यदि हम साधारण तौर पे सोचें तो हमारा ऐसा मानना होगा, हम ऐसा सोच सकते हैं कि विषुवत रेखीय क्षेत्रों में जहां सूर्य की किरणें साल भर सीधी पड़ती हैं उन स्थानों पर दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जा रही होगी, वहीं जिन स्थानों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही हैं वहां पर दिन ब दिन ठंड बढ़ती जा रही होगी। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर आने वाला सोलर विकिरण और पार्थिव विकिरण जो जिस तरह बैलेंस है, उसी तरह एक बैलेंस हमारी अर्थ सरफेस पे भी है जो हमारे यहाँ पर ऊष्मा के समान रूप से वितरण को निर्धारित करती है। यानी विषुवत रेखा और कर्क रेखा के बीच, उसी तरह विषुवत रेखा और मकर रेखा के बीच जो अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है वो लेटीट्यूडनली, यानी जो हमारे लेटीट्यूड है उनके हिसाब से वितरित हो जाती है। इसी को हम लेटीट्यूडनल हीट बैलेंस कहते हैं। ऐसा नहीं है कि विषुवत रेखा और गर्म होती जा रही है, और ना ही ऐसा है कि विषुवत जो ध्रुवीय क्षेत्र है वो और ठंडे होते जा रहे हैं। इसका मूल कारण ये है कि हमारे यहाँ पर अधिक ऊष्मा वाले स्थानों से पवन और समुद्री धाराएं ऊष्मा को लेकर कम ऊष्मा वाले क्षेत्रों तक प्रसारित कर रही हैं। एक अनुमान के अकॉर्डिंग जो पवनें हैं वो ऊष्मा का 80% हिस्सा बराबर बांटने में मदद करती है, वहीं महासागरीय धाराएं जो हैं 20% हिस्से से संतुलन को बनाए रखती हैं। इस प्रकार हमारी धरती पर सभी स्थानों पर समान तापमान रहता है। गर्म स्थानों पर जाहिर सी बात है गर्मी रहती है, लेकिन वो प्रोग्रेसिवली गर्म या प्रोग्रेसिवली ठंडे नहीं हो रहे। तो ये आपके सामने लेटीट्यूडनल हीट बैलेंस का एक डायग्राम दिखाया है। बच्चों यदि आप देखो 40 डिग्री जो लेटीट्यूड है नॉर्थ और साउथ तक, यहाँ पर सरप्लस हीट है। ये सरप्लस हीट है और इसके बाद डेफिसिट हीट है, यानी हीट जितनी आ रही है उससे ज़्यादा जा रही है। यहाँ हीट ज़्यादा आ रही है, कम जा रही है। तो यहाँ से यहाँ की तरफ जो हीट ट्रांसफ़र होती है, जो हमारे ओशंस करते हैं और विंड करती हैं, ओशनिक करंट्स करती हैं, उनको हम लेटीट्यूडनल हीट बैलेंस कहते हैं। तो बच्चों इस तरह आज का ये जो चैप्टर था जिसमें हमने सोलर रेडिएशन और हीट बजट के बारे में पढ़ा, इस स्लाइड से बच्चों इस चैप्टर से मैं आपको हर जो पीपीटी है उसके अंत में, हर वीडियो के अंत में कुछ क्वेश्चन दूंगा। कुछ शॉर्ट आंसर टाइप है और 2 लॉन्ग आंसर टाइप है। इन दोनों तरह के प्रश्नों का आपको उत्तर लिखना है और समझना है। ये उत्तर लिख के आपको व्हाट्सएप के माध्यम से जो हमारा ग्रुप है उस पर शेयर करना है। आप प्रैक्टिस करें। यदि इनमें से किसी में कोई समस्या है तो आप मेरे से दोबारा से जुड़ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।